हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का थर्ड चैप्टर करेंगे। पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला ये देखा था कि जो विविधता थी, है ना, भारत में विविधता किस प्रकार की है और विविधता का अर्थ क्या होता है। दूसरे में हमने देखा विविधता और भेदभाव, मतलब विविधता की वजह से भेदभाव किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें हमने ये भी देखा था कि विविधता तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर जब ये चीज़ आ जाए कि आपकी उसमें समानता असमानता आ जाए कि आप अगर गरीब हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, या आप अच्छे नहीं हैं तो ये हैं वो हैं, तो इसी तरह वो विविधता तो अच्छी चीज़ है लेकिन भेदभाव जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा सरकार। तो सरकार क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सरकार क्या है, कैसे बनती है सरकार, सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार के क्या क्या काम होते हैं। तो अक्सर हम क्या देखते हैं, सरकार के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना, सरकार ने ये कुछ कर दिया वो कुछ कर दिया। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सरकार की हम बात करेंगे। सरकार के ये जो पोस्टर बने हुए हैं, तो ये सारे सरकार के काम होते हैं कि सरकार क्या क्या काम करती है। अगर किसी वस्तु के दाम बढ़ गए तो उसको कम करना, या फिर लोगों के लिए कोई सहायता देना, किसी प्रकार की पॉलिसी, लोगों तक बिजली पहुंचाना, उन तक सेवाएं अलग अलग प्रकार की सब तक पहुंच को आसान बनाना, तो ये सरकार के काम होते हैं। हर एक देश के जो निर्णय लेने में काम करने के लिए सरकार की भूमिका होती है, मतलब सरकार बहुत ज़रूरी होती है। सड़कें स्कूलें कहाँ बनाए, कैसे बनाए, है ना, कहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर, मतलब कोई भी वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाए तो उन्हें सस्ता कैसे करे, कौन करेगा, तो ये सभी काम सरकार के होते हैं। तो बिजली लोगों तक कैसे पहुँचाएं, ये भी काम सरकार का है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है, जैसे कि गरीबों की मदद के लिए जो फ्री पॉलिसीज़ चलाती है, जो आजकल चला हुआ है पीडीएस सिस्टम, है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो फ्री राशन मिलता है तो वो भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा और भी काम करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना, जो रेल चलती हैं, बसेस चलती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सरकार के अंडर आता है। तो ये सभी सरकार के काम होते हैं। सरकार का काम क्या होता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, शांतिपूर्ण तरीके से बाकी देशों के साथ संबंध बनाकर रखना, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, मतलब जितनी भोजन की ज़रूरत है उन्हें जिंदा रहने के लिए, और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है, भूकंप, सुनामी, तो सरकार क्या करती है, पीड़ित लोगों की सहायता करती है। और कहीं पर अगर विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग कहाँ पर, न्यायालय जाते हैं। तो न्यायालय भी एक सरकार का अंग होता है। तो सरकार किस तरह होती है, सरकार ऐसी होती है जैसे घर में मान लीजिए कोई, हम घर में 10 जने रहते हैं ना, 10 लोग रहते हैं, तो अब उन पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, उनके लिए कोई नियम बनाने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, सभी लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई कहीं भी रहेगा, कहीं भी जाएगा, रात को लेट आए ना आए घर पे, है ना, खाना खाए ना खाए, या कुछ भी करे, किसी को मार दे पीट दे, तो इसी तरह के कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मतलब निरंकुश हो सकते हैं। तो इसी तरह सरकार क्या करती है, सरकार लोगों के लिए नियम बनाती है जिनको सभी लोगों को मानना पड़ता है। और नियम क्या होते हैं कि लोगों के मतलब भले के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं अब सरकार ने कोई ऐसा रूल बना दिया कि अब आप लोग सांस नहीं ले सकते, तो ये तो किसी का भला नहीं हुआ, इससे तो लोगों की मौत हो जाएगी। तो इसी तरह सिर्फ वही नियम कानून बनाएगी, उस प्रकार के नियम बनेंगे जिससे लोगों की भलाई हो सके, सामाजिक सत्र उनका अच्छा जाए, मतलब सामाजिक संबंध अच्छे हो, आर्थिक उनका विकास हो सके, और राजनीति में लोग भाग ले सके। तो इस प्रकार के सरकार नियम बनाती है। अब देखिए सरकार इतना काम करने के लिए, है ना, मतलब कैसे काम करती इतने सारे, तो अब देखिए जब लोग इकट्ठे होते हैं या काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, मतलब उनको संचालित करने के लिए किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। सब नियमों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे नियम जो सभी पर लागू हों, जैसे संसाधनों को नियंत्रण करना, देश की सीमा की सुरक्षा ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुनिश्चित महसूस करें, मतलब सुरक्षित, लोगों को सेफ महसूस हो कि हम अपने देश में अपने एरिया में रहकर सेफ हैं। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर फिर उन नियमों कानूनों को लागू करती है। तो सरकार के अंग में और क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय भी आता है, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, तो जितने भी बॉडीज जो लोगों के लिए नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, तो वो सभी सरकार का अंग होते हैं। अब देखिए सरकार के सत्र क्या होते हैं, सरकार अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब कि उसके लिए अब देखिए एक ऐसी सरकार है, एक सरकार है, उसको अब हर एक
मतलब पूरे देश में हर एक स्टेट में हर एक जिले में हर एक गांव में, तो हर प्रकार की उसे जानकारी चाहिए होती है। तो इससे क्या होगा, अब अकेली जो एक सरकार है, सेंटर सरकार, तो वो इतने मतलब छोटे लेवल पर या इतने डूंघाई, इतने जो बुनियादी ढांचा है उस तक जाकर वो कानून लागू नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। तो इसी वजह से राज्य सरकार अलग बनाई जाती है और जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल बॉडीज होती है, लोकल गवर्नमेंट, वो अलग से बनाई जाती है। सरकार के अलग अलग सत्रों पर काम करती है, स्थानीय सत्र पर, राज्य के सत्र पर और राष्ट्रीय सत्र पर। स्थानीय सत्र का मतलब होता है गांव, शहर, मोहल्ले में। राज्य का मतलब होता है जो कि पूरे राज्य का, पूरे एक स्टेट को कंट्रोल करे, जैसे हरियाणा, असम, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये सभी राज्य हैं। भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो राष्ट्रीय सत्र सरकार होती है उसका संबंध होता है पूरे देश से। तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। आप ये मैप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। आपको पता ही होगा भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये देखिए, ये है भारत में जो थोड़ा ब्लर है मैप पर, देख लीजिए। तो ये जैसे एक राज्य है, तो इसमें अलग अलग ये छोटे छोटे आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, तो ये स्थानीय सरकारें होती हैं। इसके अलावा सरकार और कानून मतलब कैसे बनाती है? सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने पड़ते हैं, ठीक है। केवल वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अगर सरकार कोई कानून नियम नहीं बनाएगी तो उसमें उसे काम करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए मजबूर कर सके। जैसे कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, तो अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना पड़ सकता है। तो ये सरकार कुछ भी मतलब लागू करवाने के लिए अपने लेवल पर कोई भी कानून बना सकती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ये लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं लोग भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी में नौकरी में उन्हें नहीं लिया जा रहा, तो न्यायालय जा सकता है, दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर सरकार ने ये कानून बना दिया कि सभी धर्मों के लोग IAS की जो भर्ती है ना, UPSC, उसमें अप्लाई कर सकते हैं सभी धर्मों के लोग। लेकिन क्या जो राज्य सरकार ये कह दे या कोई और व्यक्ति ये कह दे कि आप इस धर्म के, हिंदू धर्म, मुस्लिम या सिख हो, ईसाई हो, तो आप इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो फिर वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है कि इस कानून को अच्छे से लागू नहीं किया गया, मतलब कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ये लोग मुझे कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि सरकार के खिलाफ भी न्यायालय में जाया जा सकता है। तब न्यायालय आदेश देगा कि कौन सा कदम उठाना है और उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी। सरकार कितने प्रकार की होती है? लोकतंत्र में जो लोगों की सरकार होती है ना, तो ये लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोकतंत्र क्या होता है कि लोगों का शासन, मतलब लोगों का राज। अब लोकतंत्र कैसे आता है? हमारे भारत में हम क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं, है ना। सभी लोग 18+ जिनकी एज है वो सभी वोट डालते हैं। वोट डालकर वो अपने एरिया के प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे चलकर संसद में सरकार बनाते हैं। तो इसी तरह से ये लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, पर इनडायरेक्टली होती है ना। तो लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी मर्जी से वो अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं। एक बार जब नेता चुना जाता है तो उसके बाद फिर वो लोग सरकार बनाते हैं। जिसका बहुमत होता है जिस पार्टी का, वही सरकार बन जाती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय, उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। मतलब लोकतंत्र में सरकार जो भी नियम बनाएगी, जो भी कदम उठाएगी, तो उसके लिए उन्हें सफाई देनी होती है कि हमने ये नियम किस आधार पर बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे लोगों को क्या सहूलतें मिलेंगी। तो ये सभी मतलब जवाब देने होते हैं। एक दूसरी सरकार होती है राजतंत्र, जहाँ पर एक राजा या रानी, उसका शासन होता है और वही सरकार की तरह काम करते हैं। उसके पास कुछ सलाहकार होते हैं, एक जो कमेटी की तरह एक समिति बनी होती है, वो उन मुद्दों पर मतलब जो विभिन्न मुद्दे चर्चा होती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो सरकार का होता है, मतलब राजा या रानी का होता है। जब हम लोकतंत्र में देखते हैं तो अंतिम निर्णय जो होता है पूरा मंत्री परिषद को होता है। मतलब कि भारत में हर एक चीज़, जो हर एक कानून नियम जो भी है, बहुमत से पास होता है, पारित किया जाता है। अगर बहुमत नहीं मिल पाता तो फिर क्या होता है, वो कानून कैंसल हो जाता है।
और राजा या रानी जो होते हैं उनको अपने नियमों या कानूनों को लेकर किसी को सफाई नहीं देनी पड़ती, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। जबकि जो भारत में प्रणाली चलती है, सरकार की जो लोकतंत्री प्रणाली है, तो उसमें क्या है, सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, लोगों को जवाब देना होता है अगर कोई भी जनता उनसे प्रश्न पूछती है तो। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या है। भारत आपको पता ही है लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी की है। जैसे कि इतिहास में हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था हम पर, तो उस समय हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ना हमें वोट डालने का अधिकार था, ना ही हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते थे। काम भी हमें उनके द्वारा फैक्ट्रियों में दिया जाता था कि आपको ये काम करना है, और वो भी हद से ज़्यादा काम लिया जाता था। जितनी हमारी शक्ति होती थी ना, उससे ज़्यादा ही वो हमसे मेहनत करवाते थे। तो इस तरह उस समय पर कोई लोकतंत्र नहीं होता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था जब हमने पाई तो बहुत बड़े संघर्ष किए, बहुत आंदोलन किए। लोकतंत्र संसार में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। सिर्फ भारत में ही और भी बहुत देश हैं जहाँ पर लोगों ने आंदोलन किए। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र जो होता है लोगों का शासन होता है, मतलब लोग खुद सरकार को चुनते हैं। लोकतंत्र का ये फायदा होता है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन कर सकते हैं। जैसे आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, सीधे भाग नहीं लेते हैं, मतलब कि अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे अब हर एक व्यक्ति तो सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता। उसमें क्या होता है, कुछ मेन अपने जो प्रतिनिधि हमको जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम नेता बनाकर संसद में भेज देते हैं, तो वो सरकार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में पंचायत चल रही है, तो ये दो ग्रुप हैं, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इनका आपस में कोई विवाद है, तो इसने अपने कोई दो वरिष्ठ, जो भी इनके दो वरिष्ठ मतलब समझदार दो व्यक्ति थे वो भेज दिए, इधर इसने दो भेज दिए। तो ये चार व्यक्ति जो अब इनकी एक ग्रुप बन गया, तो अब ये निर्णय लेंगे, तो जो भी निर्णय ये लिया जाएगा तो इन दोनों को ही मानना पड़ेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाने के लिए भेजते हैं। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर प्रतिनिधि मिलकर ही सरकार बनाते हैं। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप, है ना, जो हमें वोटिंग समय पर वो स्याही लगाई जाती है। तो जब वोट होते हैं ना, तो लोग हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, मतलब 18 एज जिसकी एज हो चुकी है उसके बाद के सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। अब देखिए सारी जनता के लिए निर्णय लेती है सरकार। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वहां पर वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो। अगर फिर भी हम जब देखते हैं ना, जो बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि रूस है ना, और नेपाल, चीन, तो वहाँ पर वोट तो होते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि लोगों को फिर भी वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी है, मतलब एक पार्टी का वोट दिए जाएंगे तो सिर्फ वही सरकार बनाएगी। तो उनको कहने को तो वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, मतलब कि कहने को वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं चलता उनमें। तो जब तक किसी भी देश की सरकार है नागरिकों को अगर वोट देने का अधिकार नहीं देती है तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, हमें भी वोट डालने का जो अधिकार था वो काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद ही मिला है। जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, मतलब ऐसी भी एक सिचुएशन होती थी। और ये सिचुएशन तब थी जब भारत आज़ाद होने से पहले की ये सिचुएशन है। उस समय ना तो औरतें भाग लेती थी, ना ही गरीब लोग चुनाव में भाग लेते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो कि पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो कि गिने चुने पुरुष बनाते थे। मतलब कि सिर्फ मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिनके पास धन है, मतलब पैसा, संपत्ति, दौलत, अमीर लोग हैं जो, सिर्फ उनको अधिकार है। तो अब क्या होगा, उनके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, तो उनके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो सभी लोगों पर लागू होंगे, गरीब पर भी, जो अशिक्षित है उस पर भी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, संतुलन बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत
कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो उन्होंने जब वोटिंग प्रणाली शुरू की, इलेक्शन सिस्टम, तो उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, वो ही वोट दे सकते हैं। गांधी जी के समेत और भी कई नेताओं ने इस व्यवहार का काफ़ी विरोध किया था। हम जैसे देखते गांधी जी ने बहुत आंदोलन चलाए, है ना। उन्होंने जोर जोर से ये मांग रखी थी कि हमें वोट देने का अधिकार हो। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी क्या लिखते हैं, ये उनकी लाइन मतलब उनकी वर्डिंग है, लिखते हैं कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसका अपना चरित्र है, उसको वोट नहीं दी जाएगी, मतलब उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है, लेकिन वो अमीर है, उसके पास शिक्षा है, पैसा है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिल रहा है। तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बहुत संघर्ष भी हुए थे। अगर हम भारत के अलावा और भी देशों की बात करें तो संसार में हर एक जगह ही सरकार से विरोध करके, सरकार से आंदोलन करके ही अधिकार लिए गए थे। सरकारें जो होती हैं वो अपनी शक्ति अपनी मर्जी से लोगों के साथ नहीं बांटना चाहती थी। फिर लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं, गरीबों को सरकार के काम में भागीदारी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार, वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए सबसे पहले संघर्ष हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकारी आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान क्या था कि पुरुष पुरुष तो लड़ाई लड़ने चले गए थे, तो उसी समय क्या हुआ था कि जो पुरुषों के काम थे वो महिलाएं करती थी। जब महिलाओं ने अलग प्रकार के काम किए, उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत विचारधाराएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं ने उस समय पर अपने क्षेत्र संभाल रखे थे। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। इसके बाद ही क्या हुआ कि महिलाओं की थोड़ी बहुत जो महत्ता थी वो बढ़ने लगी। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियां जो थी, उन्होंने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की थी। मतलब वोट देने का अधिकार तो महिलाओं को संघर्ष करने के बाद ही मिला था। इसके लिए फिर उन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन किए, जैसे रैलियां निकाली, है ना, जो जुलूस निकालते वो किए, और अपने हाथों में पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर प्रदर्शन किए थे कि हमें आज़ादी नहीं है, मतलब हमें बंधकों की तरह हमसे महसूस कराया जाता है। उनमें कई क्रांतिकारी महिलाएं भी थी जो जेल गई, भूख हड़ताल की, और कुछ शहीद भी हुई थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, और इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार 1928 में मिला था। मतलब ये अधिकार इतने आसानी से नहीं मिले कि आप सोचो हमें पहले दिन ही ये अधिकार मिल गए। ये अधिकार बहुत संघर्ष करने के बाद मिले थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हाँ, तो बस आज का चैप्टर इतना ही था, जिसमें बेसिक हमने सरकार के बारे में देखा और सरकार के जो काम है उसके बारे में। अगर कोई भी काम, मतलब जिस हर एक प्रकार का काम जो वो सरकार का होता है, जैसे लोगों तक कोई भी सुविधा पहुंचाना, पानी पहुंचाना, बिजली, शिक्षा, कुछ भी नई सहूलत है देना, सभी सरकार के काम होते हैं। लेकिन आज के अगर हम समाज में जो सिचुएशन देखते हैं तो सरकार इन कामों के प्रति जवाबदेह नहीं है, लोगों को कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया ये चैप्टर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।